का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो 71% अर्थ सरफेस को कवर करता है, उसमें ओशन, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियर, आइस, वाटर और जो वेपर है जो एयर में है। हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वाटर है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए जो जितने ओशन है बड़े बड़े, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक और जो है वो एक रिजर्वियर के रूप में काम करते हैं अर्थ पर। हमने ये भी देखा कि वाटर साइकिल किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है, वाटर कंटिन्यू हमारे पे कैसे साइकिल के रूप में काम करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे जो है अंडरग्राउंड वाटर है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो प्लांट्स को देते हैं पानी। प्लांट्स रूट से इनको लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वे इन्हें वापस एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। और ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। ये जो वाटर है ये हमें स्ट्रीम से और रेनफॉल से जो प्योर वाटर हमको मिलते हैं। जो वाटर साइकिल में जो प्रोसेस होता है वेपर बनकर ऊपर जाने का, पानी से सूर्य से जो किरणें जब वाटर को हीट करती हैं तो वो वेपर बन के ऊपर जाती है। वहाँ पर वो एक कंडेंस प्रोसेस होता है, उसके द्वारा वो लोग क्लाउड बनाते हैं और फिर वो रेनफॉल होता है। तो जब रेनफॉल अर्थ पे गिरता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन, और ये ही हमारा वाटर साइकिल है। अब हम आज सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे वेरियस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, मतलब किस तरह का मूवमेंट होता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं वेरियस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इसमें हम लोग देखेंगे कि ओशन वाटर में कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो अभी आप कभी जब समुद्र में देखते हो तो आपको लहरें दिखाई देती हैं, तो ये किस वजह से होती हैं, इनमें ऐसा लहरें क्यों उठती हैं, ये इनके उठने का कारण क्या है। तो यही मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो ओशन में वो वेरियस जो मूवमेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक वेव के रूप में, एक ओशन करेंट्स के रूप में और एक टाइड्स के रूप में। तो हमें वही डिस्कस करना है। तो वेव में हम क्या पढ़ेंगे। The waves are the movement in water body where water particles move up and down. It is important to note that water actually does not travel with the wave. This is like a ball thrown in water. The ball keep on moving up and down along the wave. तो इसमें हमने इस स्टैंडर्ड में ये हम समझाने बता रहा है कि जो वेव और उसका जो मूवमेंट होता है वाटर बॉडी में, वो एक्चुअली वाटर पार्टिकल्स के अप एंड डाउन की वजह से होता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखने वाली होती है कि जो पानी है वो ट्रैवल नहीं करता है। ये वो अप एंड डाउन किसकी वजह से होता है, वाटर पार्टिकल्स की वजह से होता है। ये एक रिदमेटिक मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स का, जो एक पैटर्न देता है, तो जो हम वेव के रूप में देखते हैं। और ये वेव का जो हाइट होता है वो क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है। हम देखते हैं कभी लहरें ऊपर उठती हैं और वो नीचे जाती हैं, तो कभी कभी बहुत ऊंची लहरें देखते हैं। तो हम वो उनका ये ऐसा कैसे होता है, ये डिपेंड करता है विंड के स्पीड से। जब विंड बहुत का स्पीड तेज़ रहेगा तो वो तेज़ी से ऊपर जाएंगी, और उनका ड्यूरेशन, कितने समय तक वो विंड उस तरीके से बह रही है उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये उसके किस पे इससे क्या होता है, जो विंड का जो मेन कारण होता है वेव का साइज़ का, वो विंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेव में क्या होता है, वेव जो लहरें होती हैं ये क्या होती हैं, इनका मूवमेंट किसके कारण होता है, ये पानी के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनके मूवमेंट जो अप एंड डाउन करते हैं। जैसे आप कभी पानी में बॉल डालते हो तो वो कैसे, पानी तो चलता रहता है लेकिन बॉल क्या अप एंड डाउन होता रहता है, देखा है आपने ना। तो इसी तरीके से ये वेव का भी
प्रोसेस होता है अप एंड डाउन करने का, किसकी वजह से? वाटर पार्टिकल की वजह से और विंड की वजह से। दूसरा है ओशन करंट्स। आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो हमारे अभी जो वेव्स हैं उसकी एनर्जी को भी यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरा है ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है? ओशन करंट एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता है जो मास ऑफ वाटर पार्टिकल इन डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओशंस करंट्स बॉडली ऑफ टू टाइप, दैट इज़ कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ओशन करंट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। और ये जो होता है ये कंटिन्यू मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी जो लहरें चलती हैं। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर। ये किस वजह से? कोल्ड करंट का मतलब जहाँ पर ठंडी लहरें, और वार्म करंट का मतलब जहाँ पर गर्म लहरें। तो ये किसकी वजह से? जब वाटर हीट या गर्म या ठंडा होता है उसकी वजह से। वी नो दैट कोल्ड वाटर इज़ डेंस दैन द वार्म वाटर। हमें पता है जैसे कि कोल्ड वाटर का जो ज़्यादा डेंस होता है किसकी तुलना में? वार्म वाटर की तुलना में। ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इट सिंक डाउन बिलो the warm water, thus the cold water of the polar region moves slowly toward the equator along the bottom of the ocean. जब हाई डेंसिटी का कोल्ड वाटर होता है, डूबता है, नीचे जाता है वार्म वाटर में, सिंक करता है, तो वो क्या होता है? तो वो कोल्ड वाटर कहाँ से आ रहा है? पोलर रीजन से। तो वो कहाँ जाता है? इक्वेटर के थ्रू। तो वो फिर बॉटम कहाँ? इक्वेटर के थ्रू आता है और बॉटम ऑफ द ओशन में जाता है। तो जो दो वार्म वाटर नियर द इक्वेटर मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टूवर्ड द पोल। और जो गर्म वाटर होते हैं जो इक्वेटर के पास होते हैं वो सरफेस के थ्रू, सरफेस और ओशन से थ्रू ऊपर पोल्स की ओर जाते हैं। इन दिस मैनर ओशन करेंट्स आर कॉल्ड। और इसी वजह से ये ओशन करेंट के कारण बनते हैं। अभी आपको पता है इक्वेटर में जो हमारे सूर्य की किरणें वो सीधी पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर करंट वार्म वाटर रहते हैं, ठीक है, और ये ऊपर की ओर जाते हैं। इन द गिवन मैप यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशन करंट इन द वर्ल्ड। आप ये मैप देख रहे हो, इसमें आप देखोगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओशंस करेंट्स के पूरे वर्ल्ड में। दीज करंट आर टेंड टू मूव टूवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड टूवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमस्फीयर। इस मैप में आप देख रहे हो राइट साइड में नॉर्दर्न हेमस्फीयर में और साउदर्न हेमस्फीयर में, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। रेड कलर का एरो है और ब्लू कलर का एरो है। रेड कलर का एरो आपका वार्म करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू कलर का जो है वो कूल करंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से ये फ्लो कर रहे हैं। जनरली वार्म करंट फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट of the continent while cold current flow along the west coast of the continent। सामान्यतः आप ये देख रहे हैं कि जो वार्म करंट है वो कहाँ फ्लो कर रही है? ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्ट साइड में, ठीक है। आप देख रहे हो रेड कलर का एरो वो इस साइड में दिखा रहा है, तो वहाँ के कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादातर फ्लो हो रहा है। जबकि जो कोल्ड करंट है वो कहाँ फ्लो कर रहा है? वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो वेस्ट साइड है कॉन्टिनेंट का, आप वहाँ देखो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे है। द ओशन करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। और ये जो ओशन करंट्स होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं क्लाइमेट्स के, कोस्टल रीजन के, कोस्टल रीजन के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है वहाँ के क्लाइमेट पर। किस पर? क्लाइमेट पर। इफ़ अ वार्म करंट पास अलोंग द कोस्ट, अगर वार्म करंट पास करती है कोस्ट के साइड से तो ये टेम्परेचर को बढ़ाएगी और वहाँ के प्लेस को वार्म करेंगी, उस सभी एरिया को।
उसी तरह के जब कोल्ड करंट इन कोस्टल एरिया को जब ज्वाइन करेंगी तो वहाँ का वेदर जो क्या हो जाएगा, वो कोल्ड हो जाएगा, वार्म, और क्या हो जाएगा, वार्म ओशन करंट कॉज रेल फॉर्म एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट्स। सॉरी। जो गर्म ओशन करंट्स जो आती हैं उनकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल भी होता है और वो क्लाइमेट को प्रभावित करती है, और ये वहाँ के एरिया को क्या करेंगी, वार्म और मॉइस्ट करेंगी। ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया में ही होगा। द कोल्ड करंट ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। और दूसरी तरफ जो कोल्ड करंट्स है वो क्या करेंगे, वो क्लाइमेट्स को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और ड्राई करेंगे, सूखा करेंगे, मतलब एक ड्राइनेस आ जाएगी। दस दीज ओशन करेंट्स मॉडिफाइड द क्लाइमेट इन द कोस्टल रीजन। इस तरीके से ये जो कोस्टल करेंट्स हैं, ये जो करेंट्स हैं, ये कोस्टल एरिया को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनके क्लाइमेट को। इसकी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये कन्फ्लुएंस ये एक ऐसा कंडीशन बनाते हैं जहाँ पे बहुत ही मात्रा में प्लांट कॉट होते हैं, जो कि एक बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो मैरीन लाइफ के समुद्रिक जीवों के खाने के लिए बहुत ही उनका भोजन होता है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फ़िश बहुत होती हैं, और फ़िश होने की वजह से वहाँ पर व्यापार भी होने लगते हैं। तो इस तरह का जब आपको क्लाइमेट मिलेगा तो इस ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया में मिलेंगे, तो ये इस तरह के क्लाइमेट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कोस्टल एरिया के लिए। द ओशन करंट ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन। ये एक तरीके से पथ प्रदर्शन करने में भी बहुत ही ओशन करंट जो होते हैं महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम देखेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स में क्या होता है, ये टाइड्स किस तरह के मूवमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का, एक टाइम पर होता है। ये किस टाइम पे होता है, जब ग्रेविटेशनल पुल होता है ना मून एंड सन का, उसकी वजह से। तो और ये ट्वाइस अ डे होता है। टाइड जो होते हैं ना, दिन में 2 बार हो जाते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ वाटर राइज इट इज़ अ हाई टाइड। जब पानी का लेवल जो होता है वो जब ऊपर की ओर जाता है ओशन वाटर का, तो उसके हाई टाइड कहेंगे, और जब उसका लेवल नीचे जाएगा तो इसको लो टाइड कहेंगे। ठीक है। ये कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड होने की वजह से इसके टाइड की वजह से कभी कभी शिप को भी इंटर करने का, हार्बर में आने का और बाहर जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है टाइड की वजह से। अभी जैसे कि कलकत्ता का पोर्ट है इंडिया में, उसको टाइडल पोर्ट कहा जाता है। तो अभी क्या है कि जो हमारा टाइडल एनर्जी है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो टाइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर इसकी भी एनर्जी को आपको समझना चाहिए कि जो टाइडल की जो एनर्जी है, जो टाइड्स उठते हैं, इसकी भी एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करने के लिए। ठीक है। द टाइम बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड इज 6 आवर 1.3 मीटर। और जो टाइड का टाइम होता है ना, इंटरवल होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच, उसको ये इसको दिमाग में रखना चाहिए कि ये इनके बीच का अंतर कितना होता है। वो होता है 6 घंटे और 1.3 मिनट्स। तो अगर आपको देखना हो कभी टाइड, तो आप मुंबई के हाजी अली दरगाह पे जाइए, वहाँ पर आपको लो टाइड देखने को मिलेगा। ये आपका लाइव एग्जाम्पल हो सकता है देखने के लिए, अगर आप जा रहे हो तो। अभी क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन टू मैन। अब हमारी लाइफ में
क्या इम्पोर्टेंस है ओशन का हमारे लिए ज़िंदगी में? ओशन की क्या ज़रूरत है, क्यों क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तो इसके लिए क्या है, क्योंकि ये ओशन जो है ना, वो सभी कंट्रीज़ और रीजन को एक ट्रेड करने का अवसर देता है। इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट हो सकता है। शिप के द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरे, पहले भी लोग शिप के द्वारा ये समुद्री यात्रा करते थे। समुद्री यात्रा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे अपने सामान बेचते थे। तो इसकी वजह से ये समुद्र मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एनिमल और प्लांट लाइफ को फूड भी देता है। मतलब मैरीन लाइफ में जितने भी सामुद्रिक जीव हैं, वहाँ के अगल बगल के एरिया सबको फूड देता है। और इसके द्वारा हमें बहुत ही वैल्यूएबल फूड मिलते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स में हमको मिलेंगे जैसे कि ऑयल मिलेंगे, मैग्नीज, नूडल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर। हाँ, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत तरह के इसमें मिनरल्स मिलते हैं जो हम लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये ओशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम लोग को बहुत चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे देश, इससे हमको तेल भी मिलता है। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो ये तेल निकालने के लिए इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करें, इसलिए हमें इसको बचाना भी है। इसको बहुत गंदा भी नहीं करना है, जो इसका नेचर है इसको वैसे ही रखना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं। ये सामुद्रिक जीवों का भोजन भी प्रदान करता है, अगल बगल के कोस्टल एरिया के लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जैसे कि केस ऑफ आपने पढ़ा, स्टडी ऑफ, अभी हम देख रहे हैं सुनामी आया था जो दिसंबर 2004 में हुआ था। एक बहुत ही भयानक वेव के रूप में आया था, जिसने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगह लोग इससे प्रभावित हुए थे। एनिमल्स, लोग, घर सबके तबाह हो गए थे। बहुत ही नुकसान हुआ था जिसको हम लोग बता नहीं सकते। तो कितनी गवर्नमेंट एजेंसियां, नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां, सबने आके मिलकर, सबने, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने सबने डोनेट किया था। मेडिसिन, क्लोथ्स, बेडिंग एक्सट्रैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें सबने अपने अपने हिसाब से डोनेट किया इस सुनामी में। तो ये इस तरह का वेव आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में। तो ये सुनामी नाम कैसे पड़ा है? ये सुनामी जापानीज़ नेम है, और ये हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, जो कि अंडर वाटर हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी कैसे हुआ? जो हम पानी के अंदर में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसकी वजह से ये सुनामी आया था। ठीक है, आप ये पिक्चर में देख रहे हो कैसे सुनामी ने एरिया को अफेक्टेड किया, और उसके बाद का पिक्चर देखो कैसे ये अफेक्ट हुआ। और जब सुनामी आया था, वो ये पिक्चर देखो आप, किस तरीके से ये वेव उड़ा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा कि ओशन हमारे लाइफ में किस तरीके से काम करता है, और ओशन में किस तरीके के वेव्स उठते हैं। ओशन हमारे कोस्टल एरिया के क्लाइमेट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा ये ओशन का जो पृथ्वी पे ये जो वाटर का जितना भी सोर्स है, ये कैसे एक लाइफ साइकिल के रूप में काम करता है। तो ये हमने आज ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया।